जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी सीटेट के लिए प्रैक्टिस सेट चालू कर रहे हैं। उम्मीद है आप सभी पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। अगर आपके पास समय कम हो, थोड़ी स्पीड बढ़ा कर देखिएगा, बट क्लास को पूर्ण रूप से देखिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निर्देश दिया गया है सबसे पहले कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। उपचारात्मक जो शिक्षण होता है वो किस पर निर्भर करती है? भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारण की सही पहचान पर, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। तो किस पर निर्भर करती है? समस्याओं के कारण जो सही पहचान की जाती है उस पर निर्भर करती है। यानी हमारा जो विकल्प सही हो जाएगा वह तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक एकमात्र साधन है, साध्य है, साधन है या अनावश्यक है? तो एकमात्र संसाधन नहीं है, साध्य नहीं है। तो भाषा शिक्षण में जो पुस्तक होती है वह साधन के रूप में होती है। किसके? साधन के रूप में होती है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदी तरभाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते। ऑप्शन चल रहा है, पढ़ रहे हैं कि वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है। हिंदी बहुत कठिन भाषा है। प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। तो सही विकल्प क्या होगा कि प्रायः हिंदी और उनकी जो मातृभाषा होती है, मातृभाषा की जो संरचना होती है उसमें अंतर होता है। क्योंकि बोलना एक अलग कला है और सीखना एक अलग कला है, दोनों में अंतर होता है, इसलिए थोड़ी उनको बच्चों को कठिनाइयाँ होती हैं। तो हमारा क्या होगा? सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा कि प्रायः हिंदी और मातृभाषा की संरचना में अंतर होती है या होता है। अगला क्वेश्चन है, कहानी सुनने से क्या बच्चे प्रसन्न होते हैं? बच्चे कक्षा में एकाग्रचित्त होकर शांत बैठते हैं, बच्चे अनुशासित रहते हैं, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिरंतर शक्ति का विकास होता है। तो क्या होता है? जब बच्चों को कहानी सुनाई जाती है तो क्या होता है? जो बच्चे हैं वो कहानी सुनकर कल्पना करते हैं, यानी कल्पना शक्ति और उनकी चिंतन शक्ति यानी जो सोचते हैं उसका विकास होता है। हमारा जो उत्तर सही हो जाएगा विकल्प चौथा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? अपने अनुभवों को लिखने, श्रुत लेख, पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुंदर लेख का अभ्यास। तो इन चारों विकल्पों में से कौन सी विधि बेहतर है? अपने अनुभव जो होते हैं उसे लिखना हमारा सबसे बेहतर विधि होगी। तो विकल्प जो है हमारा ए सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है क्या? संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, अलंकारिक भाषा का प्रयोग या मधुर वाणी। तो सही क्या होगा? बोलना कौशल का महत्वपूर्ण क्या होगा? संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार, जो संदर्भ हो और जो स्थिति हो उसके अनुसार अपनी बात कह पाना या कह सकना। हमारा विकल्प जो हो जाएगा वो विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। क्या चुनौती है? बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, भाषा संसाधनों का अभाव है, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। तो जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वह क्या होगी? ये कक्षा जब बहुभाषिक हो, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां जो तय करना होता है, तो वहाँ पर थोड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। यानी विकल्प हमारा चौथा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? बहुसांस्कृतिक कक्षा है, अगर आपको टीचर बना दिया जाए तो आप किस बात को अधिक महत्व देंगे? पाठ्य शिक्षक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझना, बच्चों को व्याकरण सिखाना, स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग या बच्चों के भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। तो क्या होना चाहिए कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक हमें अवसर देना चाहिए। तो चौथा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? स्पष्टतया एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। तो प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, यह हमें बताना है। तो वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ कराना, जो कंठस्थ कराना होगा वही हमेशा सबसे, कंठस्थ कराना, केवल, मात्र, ये सब क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर हमारा दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। पढ़ाया बच्चों को जाता है, अभिभावक को व्यस्त रखेंगे, बिल्कुल गलत है। बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। गृह कार्य में यानी गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। गृह कार्य देना एक अति आवश्यक कार्य है। तो सही क्या होगा? बच्चों की क्षमता स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। चौथा विकल्प है हमारा ये, जो दूसरा विकल्प है ये हमारा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है सुनना, बोलना, बोलना, लिखना, पढ़ना, लिखना, सुनना, पढ़ना। तो सही क्या हो जाएगा हमारा
कि बोलना और लिखना। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में 2 विकल्प इस पेज पे है और 2 विकल्प अगले पेज पर है। तो आपको क्वेश्चन को पढ़ लेना है, उसके बाद विकल्पों को, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा ताकि 2 ऑप्शन अगले विकल्प हैं तो प्रॉब्लम ना हो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्तर के बच्चों की भाषा शिक्षा, प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, उनकी भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सही नहीं है, असत्य है। बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। तो जब बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में जाएंगे तो सहजता से सहज और स्वतः यानी स्वयं के रूप में स्वयं से भाषा परिमार्जन कर लेंगे, यानी स्वयं से सीखना चालू कर देंगे धीरे धीरे। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। तो बच्चे हैं वो भाषा के जटिल यानी कुछ ना कुछ वो सीख कर आते हैं, जो नहीं सीखे होते वो विद्यालय में सीख लेते हैं। अब आते हैं अगले पेज पे जो 2 विकल्प और हैं कि बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होते हैं। विरोधाभास नहीं, गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं विकल्प, सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में आरुचि उत्पन्न होती है। नहीं, सुधार के नाम पे आरुचि क्यों उत्पन्न होगी? तो जो हमारा सही नहीं है वह उत्तर यानी विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अगला है भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए। बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित है। भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों को जानकारी या ज्ञान जरूरी है। तो इस विकल्प में सही क्या है कि भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर केवल है, यहाँ पर केवल, ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। और यहाँ पर क्या कर रहा है डी में कि भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों की ज़रूरी है। देखो भाषिक नियम तो ज़रूरी होते हैं लेकिन अभ्यास जितना करेंगे वो ज़्यादा महत्व होगा, तो इसलिए गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षित बनती है। नहीं, पाठ्य पुस्तक आकर्षित बनाएंगे। चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। तो क्या हो जाएगा जो विकल्प सही होगा कि चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं आगे आपको काव्यांश दिया जा रहा है, यानी एक कविता दी जा रही है। इस कविता को पहले पढ़ लेना है और उसके बाद इस कविता से संबंधित 106 से लेकर 111 तक के प्रश्नों को हल करना है। तो कविता क्या है, काव्यांश क्या है? अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने का आ रहा हूँ, यानी सजाने आ रहा हूँ। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिहरक मुड़ते रहे तुम। अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा,
आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। यह सोहन लाल द्विवेदी जी की कविता है। तो आप सभी ने भी इस कविता को पढ़ लिया होगा। एक बार में अगर नहीं समझ में आए तो दूसरी बार भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास समय होता है और बहुत ही आराम से कीजिएगा, क्योंकि बहुत हड़बड़ाहट में कभी कभी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन क्या है कि गहरी नींद में सोने का अर्थ है मृत्यु को प्राप्त होना, परिश्रमी होना, बेखबर होना या चिंता युक्त होना। तो गहरी नींद में सोने का अर्थ है बेखबर होना, यानी जिसे गांव में कहते हैं घोड़ा बेच के सो रहा है या बैल बेच के सो रहा है, उस प्रकार से कि कोई चिंता फिक्र ना रहे। अब अगला क्वेश्चन है कि कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा? पाताल में, अतल गहराई में, जहाँ सूर्य अस्त होता है या पतन की राह पर। तो जो कवि है लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा, वह पतन की राह पर जाने नहीं देगा। यानी हमारा जो विकल्प सही हो जाएगा वह चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है? कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है? जो अत्यधिक प्रेरित हैं, जो बहुत परिश्रमी हैं, जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं, जो आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। तो सही विकल्प क्या होगा कि जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं, यानी विकल्प हमारा तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है? ताकि लोग गीत सुन सकें, ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकें। सुबह हो गई है, यह कवि का दायित्व है। तो इन चारों विकल्पों को पढ़ने के बाद आपको क्या सही लग रहा है कि कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है? ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकें। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपसे अलंकार पूछा जा रहा है। श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार या रूपक अलंकार या अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पर आ वर्ण की आवृत्ति देखिए हो रही है आ। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कौन सा? चौथा विकल्प अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कविता का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। जो कविता है इसका शीर्षक क्या होगा? हर्ष, कोलाहल, आकाश, जागृति। तो जो सही होगा क्या होगा? जगाने का काम कर रहा है, तो जागृति जो है हमारा उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा। अब आते हैं आगे। तो आगे क्या है कि आपको एक गद्यांश दिया जा रहा है। क्या? एक गद्यांश दिया जा रहा है और इस गद्यांश से संबंधित कितने क्वेश्चनों को हल करना है? निर्देश दिया गया है 112 से लेकर 120 तक के क्वेश्चनों को हल करना है। तो अब आप सभी भी इस गद्यांश को पढ़िएगा ध्यानपूर्वक, उसके बाद इससे संबंधित क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो अब हम इस गद्यांश को पढ़ना शुरू करते हैं। आप भी पढ़िएगा। मनु बहन ने पूरे दिन की डायरी लिखी, लेकिन एक जगह लिख दिया सफाई वगैरह। तो ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा? सफाई वगैरह। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर उस पर अपने हस्ताक्षर करते थे।
तो आज की डायरी पर हस्ताक्षर करते हुए गांधी जी ने लिखा है, क्या लिखा है? काटने की गति का हिसाब लिखा जाए, मन में आए हुए विचार लिखे जाएं, जो पढ़ा हो उसकी टिप्पणी लिखी जाए, वगैरह का उपयोग नहीं चाहिए। क्या? जो वगैरह लिख देते हैं उसका उपयोग नहीं चाहिए। डायरी में वगैरह शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है। अब आगे देखते हैं कि जिसने जो पढ़ा हो वह लिखा जाए, ऐसा करने से पढ़ा हुआ कितना पच गया है यह मालूम हो जाता है। जो बातें हुई हों वे लिखी जाएं। मनु ने अपनी गलती का एहसास किया और डायरी विधा की पवित्रता को समझा। गांधी जी ने पुनः मनु से कहा, डायरी लिखना आसान कार्य नहीं है, यह इबादत करने जैसी विधा है। हमें शुद्ध व सच्चे रूप से प्रत्येक छोटी बड़ी घटना को निष्पक्ष रूप से लिखना चाहिए, चाहे कोई बात हमारे विरुद्ध ही क्यों ना हो। इससे हमें सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त होगी। तो ये गांधी जी के रोमांचक स्मरण हैं। उम्मीद है आप सभी ने भी इस गद्यांश को पढ़ लिया होगा। अब चलते हैं इससे संबंधित क्वेश्चनों को हल करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है गया क्या कि मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ? उन्होंने गांधी जी की बात नहीं मानी थी। मनु ने डायरी में काटने की गति का हिसाब लिखा था। उन्होंने डायरी में सही सही बातें लिखी थी। उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था। तो क्या किया था? उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था, यानी विकल्प हमारा चौथा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई? तो वगैरह शब्द की जगह आदि शब्द का प्रयोग सही है। गांधी जी चाहते थे कि सही भाषा का प्रयोग हो। वगैरह शब्द में कार्य व विचार की स्पष्टता नहीं है। वे चाहते थे कि बातों को ज्यों का त्यों लिखा जाए। तो वे क्या चाहते थे कि वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता जो होती है वह नहीं रहती है, नहीं होती है। तो हमारा सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा है? दोनों में समय लगता है, दोनों कार्य हमारे कर्तव्य में शामिल हैं, दोनों कार्य रोज किए जाते हैं, दोनों में सच्चाई और ईमानदारी चाहिए। तो क्या होना चाहिए? दोनों में सच्चाई और ईमानदारी चाहिए। तो हमारा जो विकल्प होगा वह ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्वमूल्यांकन भी करता है। इससे व्यक्ति पूरे दिन किए गए जमा खर्च का हिसाब किताब कर सकता है। गांधी जी इसे महत्वपूर्ण मानते हैं। इससे व्यक्ति का समय अच्छा गुजर जाता है। तो क्या सही होगा हमारा कि इससे व्यक्ति का अच्छा समय गुजर जाता है? समय गुजारने के लिए कोई डायरी लिखेगा? नहीं। गांधी जी इसे महत्वपूर्ण मानते हैं। महत्वपूर्ण होती है पर इसे महत्वपूर्ण मानते हैं, क्यों मानते हैं? तो सबसे उपयुक्त विकल्प जो सही होगा हमारा ए देखिए, इनमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्वमूल्यांकन भी करता है। तो हमारा जो विकल्प सही हो जाएगा वह विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी
प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे? हस्ताक्षर करते थे, क्योंकि यह नियम था। लोगों को उनकी गलती का एहसास कराते थे, या डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। हस्ताक्षर करते थे ताकि जांच का प्रमाण दिया जा सके। तो सही विकल्प क्या हो रहा है? डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तो आपको प्रतिदिन में कौन सा समास है यह बताना है। देखिए, अव्ययी भाव समास है इसमें, लेकिन अव्ययी भाव समास को पहचानने की ट्रिक क्या है यह भी आप समझ लीजिए। क्या है कि जैसे कोई भी शब्द दिया गया हो, अगर आपको उस शब्द में लगता है कि इसमें उपसर्ग जुड़ा हुआ है, क्या जैसे दिन है, प्रतिदिन यानी प्रति उपसर्ग है, दिन शब्द है। प्रतिमास, मास शब्द है, प्रति उपसर्ग है। तो इस प्रकार से जब किसी शब्द में पहला शब्द आपको उपसर्ग नजर आए तो वहाँ पर तुरंत टिक कर दीजिएगा कि अव्ययी भाव समास है, और साथ ही साथ यह अव्यय भी होता है। क्या? साथ ही साथ यह अव्यय भी होता है। तो ये हो गया आपका सही विकल्प। अब द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, नोन तेल, इस प्रकार से, और इन शब्दों में योजक चिन्ह लगा होता है। आते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? जो द्विगु समास होता है उसका पहला शब्द जो होता है वह संख्यावाची होता है। क्या? पहला शब्द हमेशा संख्यावाची होगा, तो वहाँ पर द्विगु समास होगा। अब आते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि जो भी शब्द आपको दिया जाएगा उसका समास विग्रह जब भी करेंगे तो उसमें कारक चिन्ह निकल कर आएगा, यानी कारक चिन्हों का लोप होता है तत्पुरुष समास में। अब आते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, पढ़ा हुआ कितना पच गया है का अर्थ है कितना सही उच्चारण के साथ पढ़ा है, पढ़े हुए का कितना विश्लेषण किया है, पढ़ा हुआ कितना समझ में आया है, पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया है। तो सही क्या होगा कि पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया गया है। क्या? कितना आत्मसात किया गया है, यानी कितना अपने अंदर ग्रहण किया गया है, ये समझ लीजिए। तो क्या हो जाएगा कि हमारा चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अब आता है अगला क्वेश्चन, कार्य शब्द का तद्भव रूप बताइए। जो कार्य है इसका तद्भव रूप बताना है। सेवा, कारज, काज या काम। तो कार्य का जो तद्भव होगा वह काज होगा। क्या हो जाएगा? काज होगा। अब यह आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, यानी 30वां क्वेश्चन हो जाएगा। विचार में इक प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा। विचार शब्द में इक प्रत्यय लगाना है, और प्रत्यय कहाँ लगता है? किसी भी शब्द के बाद में। यह आपको हमेशा ध्यान देना है कि प्रत्यय जो होता है वह किसी भी शब्द के बाद में लगता है, और जो उपसर्ग होता है वह किसी भी शब्द के पहले लगता है। तो विचार में एक प्रत्यय लगाना है तो क्या बनेगा? वैचारिक, विचारिक, विचौरिक या वैचारिक। तो क्या होगा आपका उपयुक्त सही विकल्प? वैचारिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैचारिक हो जाएगा। तो ये रहे आज का आपका प्रैक्टिस सेट 30 क्वेश्चनों का, जो कि अब हल हो चुका है। तो उम्मीद है आप सभी को यह क्लास पसंद आई होगी। तो अब इस क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाता है। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।